कोरोना संकट से देश कैसे मुकाबला करे, इसी पर आज हम देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं डॉक्टर शशांक जोशी, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे, जिनसे पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बात भी की थी, आपको याद दिला दें। और एम्स में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर नीरज निश्चल, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीरन हमारे साथ नहीं जुड़े, थोड़ी देर के बाद हम उनके पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन डॉक्टर नीरज आपके पास में सीधे आ रहा हूं। जरा ये बताइए, एम्स में आप कोरोना के तमाम मरीजों को देख भी रहे हैं, क्या ये जो तीसरी लहर की बात बार बार कही जा रही है, क्या उसकी आहट आप लोग महसूस कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग सावधानी बरतें तो शायद वो तीसरी लहर आ ही ना? बिल्कुल, जो फर्स्ट वेव के बाद जो लापरवाही लोगों ने की, लगा कि ये कोविड-19 चला गया है, जिसका खामियाजा हमने सेकेंड वेव के तौर पे भुगता। होपफुली लोग इससे सीख लें, क्योंकि प्रिवेंशन ही इस बीमारी का एकमात्र तरीका है बचाव का। उसके अलावा कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के एब्सेंस में अगर ये बीमारी फिर से फैलती है तो बेवजह जाने जाएंगी। तो जो हम बार बार जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, मास्क पहनने की बात कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर नहीं जाने की बात कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन पे हम जोर दे रहे हैं पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट नाउ। तो ये ही तरीका है जिससे हम अगले वेव को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं तो एटलीस्ट मिटिगेट कर सकते हैं, नंबर्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो एक जन आंदोलन की तरह हमें देखना पड़ेगा कि जब तक लोग अपने तरीके से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, अगर वो डिसाइड नहीं करे कि इस वेव को हमें रोकना है, तो अगली वेव डेफिनेटली आएगी। अगली वेव क्या, उसके बाद भी वेव आ सकती है। तो ये बिल्कुल हमारे हाथ में है कि हम अगला वेव देखना चाहते हैं, बेवजह जान गंवाना चाहते हैं, या फिर अपनी जान को सुरक्षित रखते हुए अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, जो अभी आप लोगों के पास डेटा वगैरह उपलब्ध होगा, उसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि कब तक ये तीसरी वेव आ सकती है? इसकी क्या आशंका जताई जा रही है? देखिए, जो वेव है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक जो वायरस से रिलेटेड फैक्टर है, जो म्यूटेशन की हम बात करते हैं, म्यूटेशन के बाद वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं कि ज्यादा इन्फेक्शियस है, तो एक माहौल तैयार हो चुका है। अगर हम सतर्कता अगर नहीं रखते हैं, लोग सतर्कता नहीं रखते हैं, तो ये जो नेक्स्ट वेव है, हो सकता है 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद ही आ जाए। और अगर हमने सतर्कता रखी तो हो सकता है इस वेव को हमें देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वेव कब आएगा। ये पूरी तरह से हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वायरस के बिहेवियर पे पूरी तरह से हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है। अफकोर्स अगर हम अपने शरीर में इस वायरस को रेप्लिकेट नहीं होने दे तो ये म्यूटेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे शरीर के बाहर ये रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए सारा कुछ हम पे निर्भर है कि ये वेव जो है अगले 4 हफ्ते बाद आने वाली है या 4 महीने बाद आने वाली है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आप बता रहे हैं और दर्शक इसका ख्याल रखें, हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोविड एडवाइजरी बोर्ड के जो सदस्य हैं डॉक्टर शशांक जोशी, वो हमारे साथ जुड़ गए। और जैसा कि मैं दर्शकों को पहले भी बता रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनसे बातचीत भी की थी। डॉक्टर शशांक, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का कहर हम लोगों ने देखा था। अभी आप लोगों के पास क्या डेटा है, क्या स्थिति है, और आपको क्या लग रहा है कि अगर इस तरीके के हालात बनते हैं, जो बार बार तीसरी लहर की बात कही जा रही है, महाराष्ट्र इस बार उससे निपटने के लिए तैयार है? तो धन्यवाद। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अभी भी हम दूसरे लहर से बाहर निकले ही नहीं हैं। आज भी देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में 40 से 50 हजार केस प्रतिदिन आ रहे हैं। उसमें से कंट्रीब्यूशन 10,000 केसेस का अभी भी महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र में ऐसे कई जिले हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न बोलते हैं, कंसर्न के जिले हैं, जैसे रत्नागिरी है, रायगढ़ है, सातारा, सांगली, कोल्हापुर है, सिंधुदुर्ग है, हिंगोली है। ऐसे 7 तो जिले हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न है। मुंबई में हम एक कहते हैं थिक टेल, यानी अभी भी मुंबई में 500, 600, 700 रुग्ण अभी भी आ रहे हैं। तो हम दूसरे वेव से निकले ही नहीं है, तो हम दूसरे वेव में ही तीसरी वेव देख लेंगे, ऐसा एक संभावना आती है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी भी ह्यूमन बिहेवियर हमारे हाथ में है, हमको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, डबल मास्क करना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, और थोड़ा हमको आवश्यक होगा तो ही बाहर जाना है। और जितना टीकाकरण पे हम भरोसा करके जल्द से जल्द टीकाकरण करवाए, इसमें ही सबकी बेहतरी है। तो हमको अभी भी लगता है कि दूसरी वेव खत्म भी नहीं हुई है, उसका पूरा खतरा अभी भी टला नहीं है। वेरिएंट्स की हमारे पास अभी भी एक जो खतरा है वो लहरा रहा है। दो डेल्टा में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमको बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड अप्रोप्रिएट पे बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लोगों के हाथ में अभी ये दूसरे वेव से अभी भी हम बाहर नहीं।
ठीक है, चलिए डॉक्टर नीरज मेरे साथ हैं, उनका जरा अब हम रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर नीरज निश्चल, कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हुआ लोगों को। वैसे केस में मरीज की हालत कैसी थी? आप लोगों के पास क्या जानकारी है, उससे मुतल्लिक क्या चीजें पता चल पा रही हैं? नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा एक मैसेज सभी के पास जाना चाहिए। देखिए, वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है वो, अगर आप इन्फेक्ट होते हैं, इन्फेक्शन के बाद बीमार पड़ते हैं, तो आपकी बीमारी की सिवियरिटी को कम करेगा। अगर आपकी बीमारी सीवियर भी हुई तो उसमें भी आपको वेंटिलेटर तक और ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में आपकी मदद कर सकता है कम करने में। जैसा ही हमने देखा है कि जो भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 150 पेशेंट्स के अराउंड का जो डेटा है, उसमें मैक्सिमम पेशेंट जो हॉस्पिटल तक आने की जिनको जरूरत पड़ी वैक्सीन के बाद, हम उन्हें बचाने में सफल हो पाए। और अगर हम ये कंपेयर करें जो उन लोगों से जो बिना वैक्सीनेशन के हमारे पास आए थे, उसके मुकाबले इनमें बचने के चांसेस ज्यादा है। तो जो हम बार बार कह रहे हैं कुछ लोगों के मन में कि भाई वैक्सीन लग जा रहा है फिर भी हम इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, फिर भी हम बीमार पड़ जा रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर आप बीमार पड़ भी जा रहे हैं तो ये वैक्सीन आपकी जान बचाने में डेफिनेटली मदद करेगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है तो मरने के चांसेस, ज्यादा बीमार, ज्यादा सीवियर होने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दोज जिनमें वैक्सीनेशन हो रखा है। तो इसलिए हम बार बार यही रीइंफोर्स कर रहे हैं कि जब तक ये वायरस है, जब तक ये कोविड की बीमारी है, वैक्सीनेशन एक इंपॉर्टेंट हथियार है जिसके थ्रू हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए संकोच किए बिना आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और जल्दी से हम अपना नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर पाए, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर नीरज, एक और बड़ा बुनियादी सा सवाल है, कई लोगों के जहन में, उनके दिमाग में ये सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो वायरस है कोरोना का, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुरूपिया वायरस है जो लगातार अपने रूप बदल रहा है, अलग अलग इसके रूप नजर आ रहे हैं। क्या ये जो वैक्सीन है, मौजूदा वैक्सीन, ये हर वेरिएंट पर कारगर है या इसमें भी कुछ आप देख रहे हैं बदलाव वाली चीजें हैं, या कुछ इस तरह के डेटा आप लोगों के पास उपलब्ध है? देखिए, जो डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये वायरस इवॉल्व करता है, उसके साथ साथ हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा, हमारे स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व करना चाहिए। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये क्या है, हर दिन जो हमारे गाइडलाइंस चेंज होते रहते हैं, हमारे रिकमेंडेशन चेंज होते रहते हैं। ये जरूरी है, जो भी एविडेंस हमारे सामने आता है, जो भी वायरस अपना चेंज कर रहा है, उसके अनुसार हमें अपने रिकमेंडेशन चेंज करने पड़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस बात पे हम ज्यादा फोकस जो जनरल पब्लिक है उसको नहीं करना चाहिए कि ये वेरिएंट के अगेंस्ट एक्टिव है नहीं है। वो साइंटिफिक कम्युनिटी का काम है, वो इस चीज पे नजर रखे हुए हैं। हर दिन के साथ इन वेरिएंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, ये वैक्सीन उनके अगेंस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारे एग्जिस्टिंग वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो इस पैंडेमिक के सिचुएशन में वैक्सीन की एफिकेसी 70% हो, 90% हो, कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 70% भी आपको बचाने में, जान बचाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस डिबेट में जनरल पब्लिक को पढ़ना चाहिए कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है, वो साइंटिफिक कम्युनिटी के हिस्से में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक सवाल और भी, ये वायरस जो है जब ये अपना रूप बदलता है तो क्या ये और ज्यादा ताकतवर बनकर ही आता है, या ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये वायरस खुद ही कमजोर पड़ जाए, खत्म हो जाए, मतलब हमारे लिए हानिकारक ना हो? देखिए, जैसे ये वायरस ये वायरस जो है हमारे शरीर के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है, तो ये वायरस जानता है कि उसके एग्जिस्टेंस का जो मूल जरिया है वो हम ही होंगे। तो वायरस इंटेंशनली कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि इन्फेक्शियस बन जाए लेकिन होस्ट को हार्म ना करे, यानी हमें हार्म ना करे। लेकिन जब तक ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाता, इस तरह के वेरिएंट्स आते रहेंगे जो ज्यादा जानलेवा भी हो सकते हैं। ये भी वेरिएंट हो सकता है कि वो हमारे शरीर में सर्वाइव ना करे, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ये अभी प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा कि अगला वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्शियस के साथ साथ ज्यादा जानलेवा होगा या ज्यादा इन्फेक्शियस होगा लेकिन हमें तंग नहीं करेगा। तो ये समय के साथ ही ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, लेकिन वो कब तक होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो हमेशा म्यूटेशन खतरनाक ही होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, खतरनाक होगा तो इस पैंडेमिक के सिचुएशन में काफी जाने जा सकती है। इसलिए सावधानी ही सबसे बचाव का सबसे इम्पोर्टेंट उपाय होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, जो वैक्सीन को लेकर हम बार बार बात कह रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि फिलहाल इस बीमारी का एक ही इलाज है, वो है आप वैक्सीन जल्द से जल्द ले लें। पूरी दुनिया में अगर वैक्सीनेशन हो जाए, देश में भी, तो उसी से इंसान बच सकता है इसके संक्रमण से। जो अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार अपने देश में है, उसको देखकर आपको लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि दिसंबर तक पूरे देश में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, वो संभव है, मुमकिन है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। जो हमारे हाथ में, लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाए, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली रूरल इंडिया में, जहाँ पे लोग
के मन में है कि भाई ये वैक्सीन उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये जो प्रिडिक्शंस हैं, एफर्ट अपनी तरफ से जारी है, एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन अपना कर रहा है, लेकिन जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मौका मिले, जो भी आसपास अवेलेबल वैक्सीन है, ये चॉइसेस हमारे पास आते जा रहे हैं, उसमें लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई हम कौन सा वैक्सीन लगवाएं नहीं लगवाएं। तो ये अचीवेबल टारगेट है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें सभी के पार्टिसिपेशन की जरूरत है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट से ये सक्सेसफुल नहीं संभव है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है। डॉक्टर समीरन पांडा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत आपका डॉक्टर समीरन पांडा एबीपी न्यूज में। डॉक्टर साहब, जब से दुनिया में कोरोना वायरस आया तब से कई बार इसका रूप बदल चुका है। अभी डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट, पूरी दुनिया जूझ रही है। क्या आगे भी इसका रूप बदलेगा और वो क्या खतरनाक हो सकता है? और देखिए, वायरस जब आपका आंकड़ा, खुद का आंकड़ा बढ़ाने का कोशिश करते हैं, म्यूटेशंस होते क्या हैं? थोड़ा थोड़ा बदलाव, और ये स्वाभाविक है, ये एक्सपेक्टेड है। बट ये जरूरी नहीं है कि वो जो बदलता हुआ रूप, जिसको हम म्यूटेंट कहते हैं, वो खतरामान भी साबित हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है। वायरसेस फॉर देयर ट्रांसमिशन नीड टू बी मोर ट्रांसमिशन एफिशिएंट, लेकिन वो जो बदलता हुआ रूप वो होस्ट को मार देते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। तो अ डेड मैन डजंट काफ और स्नीज और टॉक, तो होस्ट का डेथ हो जाते हैं, तो देन वायरस कैन नॉट गेट ट्रांसमिटेड। सो द होल पॉइंट इज, ये जो म्यूटेंट्स हैं, म्यूटेशंस और सारा होंगे, और ये सिर्फ कोविड का बात नहीं है, SARS-CoV-2 वायरस का नहीं है। आप कोई भी RNA वायरसेस ले लीजिए, इवन फॉर DNA वायरसेस देयर आर चेंजेस, लेकिन चेंजेस होना और वो ज्यादा खतरनाक साबित होगा, ये एक साथ नॉट नेसेसरली गो हैंड इन हैंड। कि जो भी वायरस, जो भी वायरल म्यूटेंट इज मोर ट्रांसमिशन एफिशिएंट, नॉट नेसेसरली द सेम म्यूटेंट वो ज्यादा खतरामंद है। सो घबराने की बात नहीं है, नंबर 1। तो डॉक्टर साहब, हाँ, एक सवाल बस इसी में मैं जोड़ दूं, उसके बाद अपनी पूरी बात आप रखिएगा। तो क्या आपकी बात का अर्थ एक मैं निकाल सकता हूं, उसका मतलब ये मैं समझ सकता हूं कि अगर डेल्टा प्लस का संक्रमण यानी उसकी इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा अगर हुआ भी, तो ये नहीं हो सकता है कि वो खतरनाक भी ज्यादा हो, ज्यादा डेंजरस हो? बिल्कुल। और ये बात भी जानकारी लेना जरूरी है कि मान लीजिए ये जो पुराना स्ट्रेन थे, सर्कुलेटिंग स्ट्रेन, और अभी डेल्टा या डेल्टा प्लस, फैलने का तरीका एक ही है, और फैलने का तरीका एक ही है, तो उसको रोकने का तरीका भी एक ही होनी चाहिए, जो हमें पता है। और वो है कि हम हाथ साफ सुथरे रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, मास्क सही तरीका से, देखिए जो पहने हैं हम मास्क, करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ फेस मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फेस मास्क को गले का ऊपर लपेट लेते हैं, कोई चीन गार्ड का मास्क इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं हम तो फेस मास्क इस्तेमाल करता हूँ, उससे काम नहीं बनेगा। So the nose and the mouth should be covered by the face mask. So correct use और consistent use. तो हम ये सावधानी जो हमें बरतना चाहिए वो हम पालन करते हैं, तो जरूर ये नया जो वेरिएंट्स वो तो आएगा ही, that is known, but not necessarily that will get transmitted, क्योंकि हम लोगों को इस तरीके से सावधानी बरतना चाहिए कि ट्रांसमिशन में एक रुकावट आ जाए। और जब हम वो कर रहे हैं उसी टाइम कोई दुविधा नहीं रखने का, झिझक नहीं रखने का, आगे बढ़ने का, और वैक्सीन जो है वो अपनाने का। ठीक है डॉक्टर शशांक जोशी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र में संक्रमण ज्यादा हुआ, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र ने कोरोना को कंट्रोल किया उसकी तारीफ भी खूब हुई। इस मंच से मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों को बताएं कि आपने ये सब कैसे किया, ये कैसे संभव हो पाया? मैंने जैसे पहले बताया कि महाराष्ट्र में संक्रमण ज्यादा हुआ। बम्बई जैसे शहर है, वहाँ पे काफी क्राउडिंग, मोबिलिटी होती है, तो इसलिए हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो डिसेंट्रलाइजेशन की थी। तो हर जिले को डिसेंट्रलाइज किया गया। बम्बई जैसे शहर को 24 जो हमारे वार्ड्स है, हर वार्ड ऑफिसर को कमिश्नर बना दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, यानी हमारा कुटुंब हमारी जवाबदारी। तो हमने क्या किया कि जागरूकता भी की लोगों में कि अपनी जो, जैसे डॉक्टर साहब अभी पांडा जी भी बता रहे थे कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ये वायरस को रोकने को, वायरस तो अपने घर आएगा। तो हमको डबल मास्किंग करना चाहिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की खुद जवाबदारी लेनी चाहिए, टीकाकरण पे थोड़ा सा ये करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत जो संक्रमण पे नियंत्रण ले पाए हम दूसरे लहर में, उसकी 2 कारण थी। एक तो हम पहले से थोड़े से सतर्क थे, और दूसरा डिसेंट्रलाइज, हमने एम्पावर किया था लोकल लेवल पे उनको डिसीजंस लेने को।
और तीसरी बात अभी भी मैं दोहरा रहा हूँ कि हम अभी भी दूसरे लेयर से बाहर नहीं निकले। और जैसे बताया आप डॉक्टर साहब ने कि ये डेल्टा प्लस एक्चुअली ये मिसनोमर है, ये डेल्टा माइनस भी हो सकता है। तो इसका जो प्लस हो गया तो लोगों को लगता है ये ज्यादा खतरे वाला वायरस है, ऐसे बिल्कुल नहीं। उसकी शायद ट्रांसमिशन कम भी हो सकती है। तो ये आप जो साइंटिस्ट है जैसे पांडा जी है, ICMR है, CSIR है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हमारा काम है मास्क पहनना, बराबर मास्क करना, लगा तो डबल मास्क पहनना और भीड़ भाड़ में नहीं जाना। ये 2-3 चीज हम करेंगे तो ये वायरस पे नियंत्रण लगाएंगे। टीका लगवा लेना और हो सके तो दोनों टिकवा लेना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जोशी, तो ये जो वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी जो देश में है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि इस रफ्तार से अगर हम लोगों को वैक्सीनेट करते रहे तो फिर हम तय वक्त पर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे? दिसंबर तक का जो समय दिया जा रहा है, जो बात कही जा रही है। मेरा पूरा भरोसा है भारत सरकार पे। देखो, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण है और वैक्सीन मिलना मुश्किल बात है। हमने सबसे ज्यादा टीके लगवाए हैं दुनिया में, हमने अमेरिका को भी बीट कर दिया। तो थोड़ा भरोसा रखिए सरकार। मेरे ख्याल से अगले महीने से यानी अगस्त महीने से रोज 1 करोड़ टीके लगेंगे। ये महीने में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगले महीने पे मेरा पूरा विश्वास है भारत सरकार पे कि 1 करोड़ टीके लगाएंगे। एटलीस्ट 80-90 लाख तो टीके जरूर लगेंगे। और ऐसे ही हम 3 महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 30-30 करोड़ लेंगे तो 90 करोड़ पॉपुलेशन को लगेगा। ऑलरेडी एक 30 करोड़ पॉपुलेशन एक्सपोज हो चुका है। 139 करोड़ हमारी जो आबादी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि दिसंबर के पहले ही हमारा टीकाकरण काफी हद तक यशस्वी होगा। इसके ऊपर मेरा भरोसा है। हमको थोड़ा संयम रखना चाहिए। लोग बहुत उतावले हो रहे हैं, थोड़ा भारत सरकार पे विश्वास रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो संयम लोग रखें और सरकार भी टीका रखे अपने पास ताकि लोगों तक वो टीका पहुंच जाए। डॉक्टर समीरन पांडा, कयास ये भी लग रहे हैं कि अगले 1-2 महीने में तीसरी लहर आ सकती है। क्या आप लोग के पास कोई इस तरीके की जानकारी है, कोई डेटा उपलब्ध है जिसके आधार पर आप बता सकें कोई कि ये कब तक हो सकता है, कब तक की इसकी आशंका है? देखिए, ICMR और इंपीरियल कॉलेज लंदन, इसका एक कोलैबोरेशन से हम लोग मॉडलिंग एक्सरसाइज किए हैं और तीसरी लहर आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका जो ऊंचाई वो दूसरी जो लहर थी उसी का बराबर होंगे। एक्चुअली ये जो रिसर्च ये साफ साफ कहते हैं कि तीसरी लहर आ भी जाए तो उसका ऊंचाई इतना दूर तक नहीं जाएगा। तो मैं पहला बात ये बोलना चाहता हूँ कि भयभीत होने का, आतंकित होने का कोई जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तीसरी लहर किस तरीका से आएगा कि जो इम्यूनिटी लड़ने का जो क्षमता हमें पैदा हुआ है नेचुरल इन्फेक्शन के जरिए हो या वैक्सीन के जरिए, वो कम होते जाता है तो एक संभावना रह जाता है। कोई नया वेरिएंट आ गया जो पुराना लड़ने का जो क्षमता, इम्यूनिटी को चकमा दे के आगे बढ़ने का उसका पास क्षमता है, तो तीसरी लहर हो सकता है। नहीं तो नया कोई वेरिएंट आया, वो बहुत जल्द से जल्द फैलने का क्षमता रखते हैं। नहीं तो जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको हम बिना तैयारी उठा लेते हैं। लेकिन हम देखे हैं ये चारों जो स्थिति है इसमें कोई भी है तीसरी लहर इतना ज्यादा नहीं हो। तो भयभीत होने का जरूरी। मैं बीच में आपको डॉक्टर साहब रोक रहा हूं चूंकि अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीरन पांडा हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शशांक जोशी भी हमारे साथ थे और डॉक्टर नीरज निश्चल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से डॉक्टर्स डे के मौके पर आप सभी लोगों को सलाम, पूरे देश के डॉक्टरों को सलाम जिनकी वजह से हम और आप सुरक्षित हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।